वंदे मातरम। कभी भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बारे में इस बार में हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम ये देखेंगे कि है क्या। कोई भी अगर थ्योरी आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी थ्योरी हो, एनी थ्योरी, और किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले आपको दो चीजें जानना चाहिए। सबसे पहले कि व्हाट, एंड सेकंड इज व्हाई। आखिर ये क्या है, और फिर आखिर ये क्यों आया। ये दो चीजें अगर आप समझ गए तो पूरा सब्जेक्ट आपके हाथ में। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो जैसे कि सीधे सीधे दिख रहा है हमको कि मॉनेटरी है। मॉनेटरी मतलब मौद्रिक। मौद्रिक अर्थात मुद्रा के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। आखिर मुद्रा के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। तो अगर आप देखेंगे, देश का जो सरकार होती है उसका सबसे मोटिव होता है, अर्थात जो सबसे मेन उद्देश्य होता है, सबसे पहले ये बात कि अगर आप सुने तो आराम से सुने। आप इसे मतलब कि फॉरवर्ड करने, नॉर्मल से फॉरवर्ड करने की कोशिश ना करें, आराम से सुने। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप इसे नॉर्मल पे ही लगा के देखें, ठीक है। धन्यवाद। अब हम फिर इसको देखते हैं। तो मौद्रिक अर्थशास्त्र में जैसे कि नाम है मौद्रिक, मनी, ठीक है, तो इसका संबंध मुद्रा से है। अब इसकी जरूरत क्यों है, तो जैसे मान लीजिए जो वर्तमान की इकोनॉमी है दैट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, और पॉलिटिकल इकोनॉमी को रेगुलेट करता है कोई पॉलिटिकल लीडर अर्थात सरकार, ठीक है। और सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि वो लोगों का कल्याण करे। क्यों? क्योंकि अगर लोगों का कल्याण नहीं करेगा तो जो लोग होते हैं, जो उसको चयन पक्ष है, समाज है, उसको क्या करेगा, राजा से बर्खास्त कर देगा। सेकेंड, अब वो चाहता है लोगों का विकास हो, और लोगों का विकास होगा तो क्या होगा, कल्याण स्थापित होगा, ठीक है। जब कल्याण स्थापित होगा तभी विकास होगा, वैसे नहीं। तो कल्याण स्थापित करने के लिए दो नियम हम जानते हैं, दो चीजें हम जानते हैं। सबसे पहला वो चीज है, जैसे मान लीजिए कि फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दो नीतियों के द्वारा हम कल्याण करने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरे दो ही पक्ष हैं। देखिए सबसे पहले या तो फिस्कल पॉलिसी होगी और या तो मॉनेटरी पॉलिसी होगी। दो ही पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि जो भी हम कल्याण करना चाहते हैं, तो चूंकि हम कल्याण को माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज अ डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते, क्योंकि ये 3 और 4 डायमेंशन, ये मतलब 3 डायमेंशनल होता है एक तरीके से। इसमें कई चीजें लेते हैं, जैसे मान लीजिए धार्मिक धार्मिक संतुष्टि हो, आर्थिक संतुष्टि हो, उसके साथ साथ आप सामाजिक संतुष्टि हो, तो सारी चीजों को 3 डायमेंशनल हमको समझा नहीं सकते। इसीलिए केवल एक चीज को ले सकते हैं, वो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के रूप में हम क्या करते हैं, अपने जो देश का कल्याण है उसको मापते हैं। तो देश के कल्याण में नेशनल इनकम का क्या है, अहम रोल है मापने में। और जो नेशनल इनकम पर प्रभाव करता है वो है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है, तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में पब्लिक फाइनेंस में पढ़ाया गया है। तो आप उस पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ यू हैव टू वॉच। अगर आपने पढ़ लिया तो फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, अब यही कारण है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सरकार कल्याण स्थापित करने के लिए, ठीक है, क्या करती है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में चेंज करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो राष्ट्रीय आय से क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय इन्हीं दोनों पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक। अब मॉनेटरी पॉलिसी में इस हमने फिस्कल पॉलिसी को तो पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम सबसे पहले मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सारी मुद्रा के बारे में। इसमें 3 4 चीज़ें पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, पूरा उसी में है। सबसे पहले कि मुद्रा क्या है, ठीक है। उसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि इसकी मुद्रा की मांग क्या है, डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी क्या है। नंबर तीसरा पूछते हैं, देखते हैं वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी कितना हो, अर्थात जो मुद्रा का मूल्य है वो कितना हो। नंबर फोर्थ, इफेक्ट ऑफ मनी। इफेक्ट ऑफ मनी, किसी भी जगह पे अगर मनी है तो उसका इफेक्ट क्या है, वो कैसे कैसे प्रभावित करती है। नंबर 5, स्वरूप, मुद्रा के स्वरूप, ठीक है। अब मुद्रा के स्वरूप किस प्रकार से हो सकता है, सबसे पहले एक है इन्फ्लेशन। इसमें हम इन्फ्लेशन को पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन। और दूसरा डिफ्लेशन। मुद्रा की जो मुद्रा का मूल्य है उसमें कमी इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रा की जो मूल्य है उसमें वृद्धि डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें जो हमने 5 टॉपिक पढ़ी है, मुद्रा क्या है, मुद्रा की मांग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके अलावा इन्फ्लेशन और अर्थात मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को हम देखते हैं। यही 5 चीजें हम सबसे पहले जो मौद्रिक अर्थशास्त्र की शुरुआत में
सबसे पहले यही इसी को पढ़ते हैं। अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप देखें जैसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जो विश्वविद्यालय है, उसमें जो सब 5 जो यूनिट पढ़ाया जाता है, थर्ड सेमेस्टर में जो 5 यूनिट है, वो इन्हीं पाँचों में जो 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक है, इन्हीं में समाहित है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट होता है वो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा, तो उसमें फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो यही 5 चीज़ें मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बारे में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको व्यवस्थित तरीके से अपने हिसाब से जो जैसे आपको समझ में आए उस हिसाब से आप इसको लिख लें, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि मुद्रा क्या है, इसका प्रचलन कैसे है, ठीक है। मनी, मनी या मुद्रा। मुद्रा क्या है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम है। जैसे मान लीजिए कि हमको, आप देखते ही हैं कि अगर हमें बिस्किट लेना है या हमें कोई भी सामान खरीदना है, बाजार से सब्जियां लानी है, तो उसके लिए क्या है? मनी मीडियम है, सब लोग एक्सेप्टेबल है। कहीं भी लेके जाएं तो क्या करते हैं लोग? एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मनी के कुछ रूल हैं। जैसे मान लीजिए कि मुद्रा क्या है? वो एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मुद्रा माध्यम है विनिमय का। तो इसके कुछ रूल हो सकते हैं। सबसे पहले कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस, हर जगह पे एक्सेप्टेंस हो। सबसे पहला यूनिट ऑफ अकाउंट हो या उन यूनिट ऑफ वैल्यू, अर्थात उसको मेजर करता हो, उसकी इकाइयों को, किसी वस्तु के इकाइयों को मेजर करता हो। नंबर 3 क्या होना चाहिए? नंबर 3 ये होना चाहिए एक्सेप्टेबल हो। हमने देखा है ना, एक्सेप्टेंस हो, यूनिट ऑफ वैल्यू हो, हर जगह मतलब एक्सेप्ट करने वाला हो। यूनिट ऑफ वैल्यू मुद्रा का तो मतलब किसी भी वस्तु का इकाई के रूप में क्या हो? मापक हो। उसके अलावा बढ़िया इसका अच्छा स्टोरेज हो, स्टोरेज। नंबर चौथा, चौथा क्या है कि आप इसे क्या कर सकें? ट्रांसपोर्टेट कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये बेस्ट मनी, अर्थात जिसे हम बेस्ट मनी कहें या टोकन मनी कहें, इसकी क्या है? विशेषता है। बेस्ट या टोकन मनी की विशेषता है। अब हम सबको लाइन वाइज लाइन देखते चलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब इसको हम लाइन वाइज लाइन एक एक करके जो चारों टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक। हाँ, मनी, इतिहास देखेंगे और इसकी महत्ता की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ मनी क्या है? सबसे पहले हम देखा, ठीक है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में हमने देखा कि वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता है। उसके अलावा अगर आप देखें कि ऐतिहासिक काल में आए, जैसे वैदिक काल से हम शुरू करते हैं, जो 1500 से शुरू होता है, 1520 से ऋग्वैदिक काल। और फिर बाद में क्या होता है? उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 बीसी में आता है, 600 बीसी तक। और फिर वहाँ से क्या नाम है, चल जाता है महा महाजनपद काल की शुरुआत होती है। तो अब हम इसमें शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का था, मिट्टी का सिक्का मिला है। उस पर खास, चूंकि हमने खास उस पर साक्ष्य प्राप्त नहीं है, तो हम उसके बारे में चर्चा कम करेंगे। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जैसे ही सिविलाइजेशन आया, मतलब जैसे ही सिविलाइजेशन, सभ्यता सभ्यता क्या है? सभ्यता वो है, वह ऐसी जगह है सभ्यता जहाँ पे सभ्य समाज रहता हो, उस जगह को हम सभ्यता बोलते हैं। सभ्य समाज कहाँ है? अर्थात एक आदमी किसी दूसरे आदमी के बोली को समझ ले और फिर उसका जवाब भी दे सके, दैट इज सिविलाइजेशन, वही सभ्य मानव है। और वो जहाँ पे रहते हैं वही सभ्यता है। तो जैसे ही मनुष्य सभ्यता के इतिहास की शुरुआत होती है, वहाँ पे एक सिस्टम था, पैसा नहीं था तब क्या था? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम था, जिसे हम कहते हैं विनिमय प्रणाली। और विनिमय प्रणाली होता था कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लिया जाता है, दूसरी चीज़ के बदले हम मतलब कि जो उनकी आवश्यकता है उसको उनको हम देते हैं, और जो हमारी आवश्यकता है हम उनसे क्या करते हैं? लेते हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत, कुछ विशेष समस्याएं आई। अगर मान लीजिए कि हमारे पास यक्स है और उनके पास वाई है, तो ये तभी होगा, तभी हम उनसे विनिमय कर सकते हैं। और हम यक्स की चाहत रखते हैं तो हम उनके पास तभी जा सकते हैं लेने, कि सबसे पहले कंडीशन ये है कि उनके पास वाई हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने गया हम गए और फिर उनके पास यक्स तो है लेकिन देना नहीं चाहते, तो हम क्या, वाई तो है लेकिन देना नहीं चाहते, तो हम यक्स के बदले, अर्थात अपने यक्स के बदले हम उनके वाई को
नहीं ले पाएंगे। तो यही इसमें दिक्कत आती थी कि कोई विनिमय का माध्यम नहीं था, इसीलिए लोग क्या करते अपनी इच्छाओं से वंचित रह जाते थे। इसी को देख करके क्या किया गया कि पशु इत्यादि को, पशु हैं और वस्तु, पशु और कुछ वस्तुओं को विनिमय का माध्यम बनाया गया। जैसे मान लीजिए कि पशु को विनिमय के रूप में पेश किया गया। एग्जाम्पल दैट कि अगर अगर हमें कोई भी चीज़ लेना हो, जैसे मान लीजिए कि हमें गेहूँ लेना हो, प्याज लेना हो, तो हम उसके जगह पे क्या करते थे, गाय लेते थे। मतलब हर जगह उसका एक्सेप्टेंस था, क्योंकि आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में गाय ऐसी वस्तु हो गई थी, गाय ऐसी जीव हो गई थी कि जो हम आप कहेंगे कि दूध का उत्पादन भी करती है, उसके अलावा गोबर भी देती है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे अब फर्टाइल बढ़ता है जमीन का। तो कृषि आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में इतना ज़्यादा उसकी महत्ता बढ़ी कि वहीं से उसके पूजा पूजा पाठ की शुरुआत हो गई, क्योंकि उसका दूध ऐसी चीज़ है कि आप वो खाने का भी काम करता है और पीने का भी काम करता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि गाय को माता माना जाता है। तो इसीलिए गाय और भैंस इत्यादि ये सारी चीज़ें हर जगह एक्सेप्टेंस थी, अर्थात किसी भी चीज़ के बदले आप गाय को दे सकते हैं, ठीक है। पशु और कुछ वस्तुएं भी ऐसी थी जिसके बारे में हम जिसके द्वारा हम विनिमय का माध्यम ले सकते हैं, अर्थात विनिमय का माध्यम बन सकती थी। उसके बाद जैसे ही सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तो इसमें ये है, इसमें मात्रा ये मापक के रूप में दिक्कत होने लगी कि हम एक गाय के बदले कितनी वस्तुओं को दें। इसमें अर्थात मुद्रा के माप में, अर्थात कोई भी वस्तु है उसकी इकाई के मापक के रूप में ये फेल कर गया। ये जो व्यवस्था है, कोई भी वस्तु की कितनी इकाई एक गाय के बदले दिया जाए, इसमें दिक्कतें आने लगी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ दिक्कतें आई। इसको हटाने के लिए लोगों ने क्या किया, गाय के बदले उसकी खाल का प्रयोग, अर्थात पशु पक्षियों के पशु के मतलब कई पशुओं के खाल का प्रयोग, जैसे भेड़ है, गाय है इत्यादि, बकरी इत्यादि की खालों का प्रयोग किया जाने लगा, और वो मुद्रा के रूप में विनिमय का माध्यम के रूप में काम करने लगा। बाद में कौड़ी मिलने लगा, जैसे समुद्र में जो कौड़ी मिलती है उसका प्रयोग लोग करने लगे, और वो भी हर जगह एक्सेप्टेंस था, क्योंकि जो कौड़ी है वो आप इजीली आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो कौड़ी है आप उसका विनिमय का माध्यम भी बना सकते हैं। जो कौड़ी कौड़ी है उसको स्टोरेज के रूप में भी बढ़िया से रख सकते हैं, और वैल्यू ऑफ मेजरमेंट के रूप में भी, अर्थात चारों चीज़ों की संतुष्टि करती थी, ठीक है। अब इसके बाद आ गई बहुमूल्य धातुओं की शुरुआत होती है। हालांकि उत्तर वैदिक काल से बहुमूल्य धातुएं मिलनी शुरू हो गई, इसे असरफी इत्यादि बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरू होने लगी। हम देखेंगे लास्ट में अगर आप जाए तो शेर शाह सूरी ने भी दाम रुपया असरफी को चलन मिलाया था। दाम असरफी मतलब सोना, रुपया मतलब चांदी, और दाम मतलब तांबा। ये सारी सिक्के उन्होंने शुरुआत की। बाद में चमड़े का थैला, अगर आप देखें चमड़े की जो सिक्का है वो हुमायूं के काल में शुरू हुई थी, ठीक है, कुछ समय तक चली थी। खैर उसकी बात हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौड़ी आया, उसके बाद फिर बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना चांदी इत्यादि की समस्या थी। लेकिन इसमें जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल में आहत सिक्के चलते थे, आप जानते हैं, तो शुद्ध चांदी के सिक्के थे। उसके अलावा बहुत सारे सिक्के आए, जैसे मान लीजिए यूनानी जब आए तो उन्होंने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, ठीक है। अब फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें समस्या क्या आई, जैसे कि मान लीजिए कि बहुमूल्य धातु सोने चांदी इत्यादि में समस्या क्या आई कि इसकी जो फेस वैल्यू होती थी, फेस वैल्यू मतलब जो इंटरनल वैल्यू होती थी वही फेस वैल्यू होती थी। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वैल्यू दोनों एक होती थी, जैसे हमारे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों। तो इसमें एक समस्या थी, वो है चोरी की। तो मुद्रा की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो सबको पूरा करता था, ट्रांसपोर्टेशन इजिली होता था, इसको स्टोर करने की क्षमता थी, विनिमय का माध्यम था, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये चारों चीज़ों को ये क्या करती थी, संतुष्ट करती थी, सोना चांदी तांबा इत्यादि। लेकिन इसकी जो इंटरनल वैल्यू होती थी वही फेस वैल्यू होती थी। इसीलिए जैसे मान चोरी होने के डर बहुत ज़्यादा होते थे, कई लोगों को मार भी दिया जाता था इसी के रूप में। इसीलिए इसीलिए सिक्योरिटी के लिए समस्या होने लगी, और जब सिक्योरिटी के लिए समस्या होने लगी तब इसकी बाद मांग बढ़ी टोकन करेंसी, इसकी टोकन करेंसी, टोकन करेंसी की मांग बढ़ी। अब यहीं से टोकन करेंसी की शुरुआत होती है, जो सिक्योरिटी के लिए पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज से हम शुरुआत किया गया। और जो बड़े बड़े महाराजा महाराजाओं द्वारा नोट एक लिख के दिया जाने लगा, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राजा है, तो जो बड़े बड़े राजा है तो वो तो आपस में सबको जानते ही, और छोटे लोग भी उनको जानते हैं, तो उनकी बातें को तो ये टाल नहीं सकते थे।
इसीलिए वो क्या करते थे, सिक्योरिटी पर्पज के लिए कि चोरी ना हो जाए उनका सोना, डाकू ना चुरा ले, इसीलिए वो क्या करते थे, नोट लिख के व्यापारियों को देते थे। जैसे मान लीजिए कि व्यापारियों को देना है, व्यापारी नोट नोट को व्यापारी को देना है, तो एक राजा क्या करता था, या बड़े जो बड़े सेठ होते थे वो क्या करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो पैसे से वो नोट लिख के देते थे पैसे के रूप में, और व्यापारियों को देना होता था, उसके बदले व्यापारियों को क्या करते थे, सामान देते थे। लेकिन इसमें भी कई समस्याएं आई, क्योंकि इसकी जो टोकन करेंसी की कुछ रिक्वायरमेंट है कि एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, अर्थात एक्सेप्टेबल एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेप्ट करे कि अगर आप वो नोट कोई और नहीं ले रहा है तो उसके बदले का उसका जो मूल्य है उस नोट पे जो लिखा हुआ, वो अथॉरिटी या जो सपोर्टर व्यक्ति है वो क्या करे, उसको चुकता करे। इसीलिए कोई एक संस्था या व्यक्ति होना चाहिए जो नोट को जारी करे किसी ये विशेष क्षेत्र में, और फिर उसका एक सेप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये का सेब किसी ने दिया, जैसे मान लीजिए 10 रुपये है, या मान लीजिए 20 रुपये है, ठीक है, तो 20 रुपये अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का नोट दे रहा है, लेकिन अगर कोई एक आदमी देगा तो केवल इसी इसी प्रकार का होगा, लेकिन जब कई आदमी देंगे तो हो सकता है ऐसे दे, हो सकता है ऐसे दे, तो कई प्रकार का हो सकता है। तो अगर किसी एक जगह पे, अर्थात एक पर्टिकुलर आप देश की बात करें या किसी क्षेत्र की बात करें, तो कोई अगर एक संस्था या एक व्यक्ति चलाएगा तो इसमें से किसी एक प्रकार का होगा, इसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। और अगर कई संस्थाएं काम करेंगी पैसे के लिए तो क्या होगा, इस सभी प्रकार के हो सकते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करेगा, जो पढ़े लिखे नहीं। अब इसके इसीलिए सरकार ने क्या की, इसके जिम्मा कौन लेता है, सरकार लेती है, और सरकार एक प्रकार के नोट, अर्थात जो 20 रुपये का नोट है वो एक ही तरह से बनेगा, उसकी जिम्मेदारी लेती है, और इसकी सिक्योरिटी की भी जानकारी जिम्मेदारी लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि शक्तिकांत दास सर ने जो गवर्नर थे, तो उसमें आप देखेंगे हस्ताक्षर हुआ है कि मैं धारक को कितने रुपए, अगर मान लीजिए 200 का नोट है तो लिखेंगे कि 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, दैट इज वाट नोट। उन्होंने एक नोट लिखा है, उस कागज का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है, लेकिन इंटरनल वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है सर, एक कभी पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, उसका जो फेस वैल्यू है वो 200 है। तो इसीलिए क्या करते हैं, टोकन करेंसी सरकार चलाती है ताकि चोरी ना हो, और बहुत सारी चीज़ें इसके बहुत सारे पीछे लॉजिक है। और उसके अलावा भी बहुत कई कारण है, अगर एक सरकार अगर एक संस्था चलाती है तो उसको चोरी होने का भय नहीं है, वो सपोर्ट भी देती है कि अगर कोई नहीं लेगा तो हम आप हमारे पास आए, हम उसके बदले आपको सोना देंगे। आई होप आप लोगों को पूरा इतिहास समझ में आया होगा कि कैसे ये जो पैसा है वो किस रूप में हमने बहुत फास्ट लेके चला है, कैसे ये पैसा सबसे पहले विनिमय प्रणाली था, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो उसके बाद आया पशु पक्षी, पशु पक्षी के बाद उसकी खाल, खाल के बाद कौड़ी, कौड़ी के बाद आप बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी, बहुमूल्य धातुओं के बाद क्या होने लगा, टोकन करेंसी की शुरुआत हुई, जिसमें फेस वैल्यू कम है और जो फेस वैल्यू सबसे अधिक है और इंटरनल वैल्यू 0 के बराबर है। और यही रिक्वायर्ड हुई कि यहाँ पे एक चीज़ की आवश्यकता पड़ी, वो है बैंक। तो यहाँ पे आवश्यकता पड़ी वो है किसकी पड़ी, बैंक। बैंक हुआ जहाँ से वो क्या हो, जो ऐसी संस्था हो जो इसको जारी करे, उस नोट को जारी करे, और फिर जो उन नोट के संबंधित सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले, जो उसको रेगुलेट करे, तो उसकी अथॉरिटी बॉडी होनी चाहिए, दैट इज बैंक। बैंक मीन्स व्हाट, रोटेशन ऑफ वेल्थ। बैंक का एक सीधा सा एक सरल नियम है कि जिसका नाम है रोटेशन ऑफ वेल्थ, और वो कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीवादी इकोनॉमी में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में, और फिर इसके विस्तार से इसके पूरे थियरीज की चर्चा करेंगे, इसकी पूरी खूबियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।